हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे स्प्रिंग बेस्ड एग्जाम्पल, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी थियरी लिखी हुई है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? सोचिए कि डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो रही है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगाओगे उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी हुई है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अपने पेन की स्प्रिंग को याद करो, फिर आप ट्रेन में जो स्प्रिंग है उसको याद करो। क्या दोनों स्प्रिंग सेम है? दोनों से स्प्रिंग अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिए, पहला जो केस है उसमें स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक कनेक्ट किया है जिसका मास कितना है? m। अभी रिलैक्स पोजीशन में है, कोई टेंशन नो टेंशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अभी हमने उसको स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच किया? सोचो, x जितना स्ट्रेच किया। x जितना स्ट्रेच किया तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें देखिए रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया। कितना? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तीसरा जो देखिए उसमें कंप्रेस किया, हमने कंप्रेस किया तो भी एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है और वो भी कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इसलिए सोचो कि यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। ये जो वेलोसिटी है v1, दैट विल बी लेस देन v। तो आप बोलोगे v वेलोसिटी कम क्यों हुई? तो ये v वेलोसिटी से सोचो कि इधर जा रहा था, लेकिन उसको ये रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की ओर लगा कि नहीं, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो गई। ब्रेक की सोचो, और सोचो कि ये जो है ये ब्लॉक पहला जो नो रिलैक्स पोजीशन वाला है, वो ब्लॉक इधर की ओर जा रहा था और उसकी वेलोसिटी सोचो v थी। लेकिन जब वो इधर जाएगा तो उसको रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा कि नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। सोचो कि ये अगर वेलोसिटी v2 है तो ये v2 भी किससे लेस होगी? v। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक की एनर्जी है वो स्प्रिंग में चली गई। ये दोनों एक दूसरे पे ट्रांसफर करते रहते हैं, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर स्मूथ सरफेस हो। कैसी सरफेस हो? स्मूथ सरफेस। ठीक है, याद रखो, जब ब्लॉक स्ट्रेच होगा तब ब्लॉक अपनी एनर्जी स्प्रिंग को देगा, और जब ब्लॉक कंप्रेस सॉरी मतलब कि ओरिजिनल कंडीशन में स्प्रिंग आएगी तब स्प्रिंग अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देगी? ब्लॉक को दे देगी। ये चलता रहता है। ठीक है, अभी देखिए कितना वर्क डन होता है ब्लॉक को मूव करने में। ये हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या? देखिए, ये वेरिएबल फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अभी हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से x तक। आप बोलोगे सर माइनस क्यों? तो माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये माइनस के एक्स डी एक्स आया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें बच्चों तो के तो बाहर निकल के आएगा। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू। तो एक्स स्क्वायर बाई टू मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया है। अभी ये जो हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, उस दौरान रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा था? इस डायरेक्शन में, जैसे कि वो फ्रिक्शन लगता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि वो जो वर्क डन आया वो नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। लेकिन हम उसको लेके आए ना, कहने का मतलब क्या है, हमने उस पर फोर्स लगाया ना। हमने उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा वो सोचिए। हमने उस पर फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में, मतलब कि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हुए हैं। इसलिए हमारा वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आप नोट कीजिए, क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बॉडी नहीं सॉरी स्प्रिंग जब स्ट्रेच या तो कंप्रेस होती है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी का नाम क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आइए इसका ग्राफ अगर देखें तो अगर स्प्रिंग फोर्स से ग्राफ देखें तो ये सा ग्राफ आएगा, स्लोप नेगेटिव आएगा। और स्लोप का मतलब है, याद रखना, स्लोप का मतलब है के।
स्लोप का मतलब क्या है? के। क्यों? क्योंकि स्लोप का मतलब है एफ अपॉन एक्स, वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैंने आपको बेसिक कोर्स में बोला था, तो वो एफ अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया? के। ठीक है। और एरिया, एरिया का मतलब है एफ इंटू एक्स, तो वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना होगा? देखिए ट्राइंगल है कि नहीं, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? x0, और हाइट कितनी है? देखिए इतनी हाइट है, ये है f। तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है? माइनस के एक्स होता है कि नहीं? ठीक है, माइनस के एक्स जीरो। ठीक है, तो इसके साथ क्या करेंगे? के एक्स जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? -1/2 के एक्स जीरो स्क्वायर। और उसी तरह अगर अप्लाइड फोर्स से बात करें तो वो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस की थी उसमें क्या था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि इंटरनल फोर्स अगर वर्क करे तो कौन सी एनर्जी चेंज होगी, तो वो एनर्जी चेंज होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो वर्क कर रहा है ना, इसकी वजह से कौन सी एनर्जी चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अच्छा चलिए अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखिए, अच्छी तरीके से पहले आप अपने आप को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, auto manufacturers study the collisions of moving car with a mounted spring of different spring constant. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 किलोग्राम। चलिए एक कार है, इसका मास कितना है? 1000 किलोग्राम। ठीक है, फिर क्या दिया है? with a speed of moving with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो पहले तो मेरा काम बनता है कि उसको मीटर पर सेकंड में मैं कन्वर्ट कर दूं, मतलब कि कितनी स्पीड से जा रही है? 5 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्मूथ रोड। कैसा रोड है बच्चों? स्मूथ रोड। एंड कोलाइडिंग विथ अ हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दिस। ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 6.25 into 10 raised to 3 Newton per meter. What is the maximum compression of the spring? बच्चों देखिए, ये है हमारी कार। ओके, जैसे भी हो सोचो और ये है हमारी स्प्रिंग। ठीक है, अभी कार के पास यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, और ये रोड कैसा है? स्मूथ। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये कार किधर जा रही है? इधर। ठीक है, स्मूथ रोड है इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इसको वो टच करेगी, पहले मैं आपको प्रोसेस समझा दूं, अच्छी तरीके से समझ लेना, बहुत अच्छी तरीके से। इसको जैसे ही वो टच करेगी तो ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। पक्की बात? ओके, जब ये कंप्रेस होगी, उस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इतना कंप्रेस हुई, सोचो, जिसकी वजह से उसमें जो कंप्रेशन जो आया वो कितना था? x1। ठीक है, और कार कहीं यहाँ पर ऐसे मूव कर रही है। सोचना अच्छी तरीके से बच्चों। तो इसमें जो कंप्रेशन आया तो उसकी वजह से उसमें इधर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? -kx1। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी, सोचो कि 4 मीटर पर सेकंड होगी, उससे कम होगी, ये तो पक्का ही है। ठीक है, लेकिन अभी उसके पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या है? कि वो और आगे बढ़ेगी। समझ तो रहे हो मेरी बात? और आगे बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या होगा? और कंप्रेशन होगा, तो और आगे बढ़ेगी। जब तक वो आगे बढ़ेगी, कब कब तक आगे बढ़ेगी? सबसे पहले तो मेरी बात ये कि तब तक कि उसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए? 0। सोचे कि वो यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, पहले स्प्रिंग यहाँ थी और स्प्रिंग यहाँ तक आ गई, मतलब कि गाड़ी यहाँ तक पहुंच गई। चलो इसका मतलब क्या है? साफ है कि स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हुई, तो ये जो कंप्रेशन है ये अब उसका मैक्सिमम कंप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। किसकी वेलोसिटी? गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई?
0 और स्प्रिंग कैसे कंप्रेस हो गई, मैक्सिमम कंप्रेस हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये पहली सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन में। सबसे पहले तो मैं ऐसा आपको बात बोल दूं दैट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। हमने बात की थी जब कंजर्वेटिव फोर्स हो तब आप इनिशियल और फाइनल सिचुएशन की टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, उनको इक्वेट कर सकते हो। अब ये ग्राउंड में ऐसे जा रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्पेशली। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 जूल। स्पेशली स्प्रिंग की बात करता हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस सिचुएशन में इसको मैं 1 1 दे देता हूँ ना। इस सिचुएशन में जो लास्ट सिचुएशन में उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है 0 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया तो हाफ के एक्स स्क्वायर, वहां पर एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स मैक्स। अभी इन दोनों सिचुएशन को हम इक्वेट करें, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर के ई वन प्लस पी ई वन इज इक्वल्स टू के ई टू प्लस पी ई टू। अच्छी तरीके से सुनना, पी का मतलब हर बार एमजीएच नहीं होता, मैंने उस लेक्चर में भी आपको बोला था। के ई वन कितना था, हाफ एम वी स्क्वेयर, और के ई टू कितना था, 0, सॉरी पी ई वन कितना था, सॉरी 0। अभी के ई टू कितना है, 0, और पी ई टू कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वेयर। समझ में आया कि नहीं, तो यहाँ पर आप हाफ हाफ कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स मैक्सिमम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एम अपॉन के का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय वी, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मैक्सिमम, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर रूट। अब ये मास कितना है, कार का मास 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय के, व्हाट इज के, के देखते हैं 6.25 इंटू 10⁻³ 6.25 इंटू 10⁻³ ओके, 10⁻³ 10⁻³ कैंसल, 5 इंटू, अब ये 6.25 है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100/625, ओके, क्यों, क्योंकि अब ये इजी हो गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 625 का स्क्वायर रूट 25, ओके। तो ये क्या हो गया, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। तो कितना कंप्रेशन आया बच्चों, 2 मीटर, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको अच्छी तरीके से, कितना कंप्रेशन आया, 2 मीटर। किस में कंप्रेशन आया बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन आया, 2 मीटर। देखो आप ऐसा भी सोच सकते हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना वर्क डन हुआ, स्प्रिंग पे कितना वर्क डन हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई थी, तो डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन तो हम गिनेंगे नहीं, क्यों नहीं गिनेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, इसीलिए। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, देखिए, कंसीडर एग्जाम्पल 6.8 taking the coefficient of friction mu to be 0.5। अच्छा, म्यू को आप कितना ले लो, 0.5, एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब क्या करेंगे, तो देखिए अच्छे तरीके से, ये है कच्चक कच्चक ऐसा स्मूथ रोड, स्मूथ रोड है क्या, स्मूथ रोड है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही हम ऐसा सोचेंगे, क्या है, रफ रोड है, और ये कोलाइड हुई, डिश, कौन कोलाइड हुआ, कौन कोलाइड हुआ,
ये वाली जो हमारी गाड़ी है वो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जब वो कोलाइड होगी उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो 5 मीटर पर सेकंड है ये कम होगी, कम दो वजह से होगी। एक तो स्प्रिंग की वजह से होगी, ठीक है, स्प्रिंग का वो फोर्स है, वो रिस्टोरिंग फोर्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उसकी वजह से, और दूसरी फ्रिक्शन की वजह से होगी बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है कितनी, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस जीरो करनी है, उसमें कौन कौन रोल प्ले करेगा। उसमें पहला तो रोल प्ले करेगा ये स्प्रिंग, तो उसका वर्क डन कितना है, हाफ के एक्स स्क्वेयर। और ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना है, तो आप बोलोगे सर फ्रिक्शन का वर्क डन तो नेगेटिव आता है। हाँ सही बात है, ठीक है। यहाँ पर हम नेट वर्क डन देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं, नेट वर्क डन, अच्छी तरीके से देखना। हाँ, तो इसलिए क्या आएगा, प्लस, और कितना आएगा, एफ का फॉर्मूला एफ इंटू एक्स। समझ में आया कि नहीं आपको कुछ, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। अभी फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू एन, और एन इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एक्स, ठीक है, समझ में आया। ओके, अभी हाफ एम, मास कितना था 1000, अब तो मुझे याद हो गया है। हाफ के की वैल्यू थी 6.25 इंटू 10⁻³ और एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दी है बच्चों हमें, म्यू की वैल्यू दी है 0.5, एम, एम की वैल्यू कितनी दी है 1000, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, एम जी, जी सोचो 10, जी को कितना ले लो 10, ठीक है। और एक्स जितना मूव किया, चलिए कितना मूव किया बच्चों, एक्स जितना। ओके, तो चलिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये 1000 यहाँ है, यहाँ पर ये 1000 है, और यहाँ पर ये 1000 है, तो ये कैंसिल हो गया। और इसको हाफ को अगर मैं कैंसिल करूँ, सबको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये 1 होगा, 1 इज इक्वल्स टू 6.25 एक्स स्क्वेयर, प्लस इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 0.5 टेन जा कितना होता है 5। समझ में आ रहा है कुछ आपको, 0.5 इंटू 10, 5 2 जा 10, 10x। तो हमें इक्वेशन क्या मिला, 6.25 एक्स स्क्वेयर, 6.25 एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या मिला हमें इक्वेशन बच्चों, 6.25 एक्स स्क्वेयर, ओके, प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल्स टू -10 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वेयर कितना होगा, बी स्क्वेयर देखिए अच्छी तरीके से, बी कितना है, बी आपको पता चल रहा है ना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, ठीक है। बी स्क्वेयर माइनस 4, ए कितना है 6.25, ठीक है। और सी कितना है, सी है 1, -1 है एक्चुअली, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 6.25। तो देखिए -10 प्लस और माइनस यहाँ पर क्या होगा 100 इंटू, अभी 6.25, तो 6 फोर्जा कितना होता है 24, ठीक है। और 0.25 फोर्जा 1, तो 25 होगा। समझ में आ रहा है आपको, ओके। डिवाइडेड बाय 6.25 टू जा, क्या मैं बोल रहा हूँ 6.25 टू जा कितना होगा, 6 2 जा
12 और 0.5 टू जा, तो मतलब कि 12.5। अभी देखो आप सोल्व करो, अंडर रूट 125 कितना होता है, अंडर रूट 125 11.18, तो -12 प्लस 11.18 डिवाइडेड बाय 12.5, तो 11.18 -10। आप बोलोगे सर आपने माइनस वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि बी को हमें एक्स पॉजिटिव चाहिए इसीलिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। एंड डिवाइडेड बाय 12.5 करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12.5, तो हमें आंसर मिलेगा 0.09 मीटर। कितना आंसर मिलेगा बच्चों हमें, 0.09 मीटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से। माइनस बी प्लस और माइनस क्या मैंने कोई यहाँ पे गलती की बच्चों, 11.18 मैक्सिमम एक्स जो है हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए। चलो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी गलती हो गई है, 2a हाफ एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस एफ एक्स। ठीक है, अभी हाफ एम बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो हाफ एम, वी तो हमने लिखा ही नहीं, मुझे लगा मैंने कुछ गलती कर दी। क्या गलती कर दी बच्चों, हमने वी तो लिखा ही नहीं। वेलोसिटी कितनी थी अच्छी तरीके से देखिए आप, वेलोसिटी थी 5, तो यहाँ पर मैं 5 का 25 लिखना भूल गया, कितनी बड़ी गलती। कोई बात नहीं बच्चों, देखो मुझसे भी गलती होती है, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंसान हूँ, ऐसा प्रूव हो गया ना। 6.25 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना होगा 10x, वो तो मतलब 0.5 10 से 5, तो मतलब क्या करना है 6.25 एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, -25 ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, -10 प्लस और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 100, फिर हमें 6.25 और उसके साथ हमें 25 भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 25। तो क्या क्या करेक्शन है अच्छी तरीके से देखिए आप, यहाँ पर हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा 25। ठीक है, तो अगर हम 25 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 25 फोर जा कितना होगा 100। ठीक है, 100 इंटू 6.25, तो ये हो गया हमारा 625। कितना हो गया 625, 625 प्लस 100, तो हमारा हो गया 725। कितना हो गया 725, और 725 का अंडर रूट अगर हम निकालें, किसका अंडर रूट निकालना है 725 का अंडर रूट 725, तो 26.92 होता है। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 26.92 -10, तो 16.92। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 12.5। ओके, डिवाइडेड बाय 12.5 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा 1.35 मीटर। ठीक है, आप अभी तक क्या कंफ्यूज हो कि मैंने यहाँ पर ये जो माइनस क्यों नहीं किया या प्लस क्यों किया। आपको देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा देखना है तो देखिए कि हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, वो भी नेगेटिव ही था, और इसको भी देखिए माइनस म्यू एम जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया कि नहीं, नेट चेंज तो कितना है 0, तो आप ऐसा कर सकते हो, तो इसलिए आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो फ्रिक्शन की वजह से कंप्रेशन कैसा आया, कम आया, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या दिया है के एक्स स्क्वेयर बाई 2, ये पोटेंशियल एनर्जी है, वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ एन ऑसिलेटर, के इज 0.5 न्यूटन पर मीटर, 0.5 न्यूटन पर मीटर।
ठीक है। ग्राफ फॉर v ऑफ x वर्सेस x एज शोन इन द फिगर, दिख रहा है आपको? हाँ। शो दैट पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल। देखो टोटल एनर्जी कितनी है? 1 जूल। मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस एट x इक्वल टू प्लस और -2। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर या तो 2 या तो -2, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0। कितनी हो जानी चाहिए? 0। समझ में आ रहा है? आप देखिए, हाफ mv² प्लस हाफ kx², दो एनर्जी ही है, इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि वेलोसिटी अगर हमें 0 रखनी है, ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना आएगा? सिर्फ हाफ kx² इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1। देखो आपके पास दो पॉकेट है, पॉकेट नंबर 1 एंड पॉकेट नंबर 2। ठीक है। आपके पास 100 रुपये है। कितने रुपये है? 100 रुपये। आप जितना मर्जी जिस पॉकेट में रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है। अगर आपने एक पॉकेट में 10 रुपये रखे तो दूसरे पॉकेट में कितने रखोगे? 90। एक पॉकेट में अगर आपने 50 रुपीज रखे तो दूसरे पॉकेट में कितने रख सकते हो? 50। अगर आपको किसी एक पॉकेट में मैक्सिमम रुपीज रखने हैं तो कितने रख सकते हो? 100। जब एक पॉकेट में मैक्सिमम रखोगे तो दूसरे पॉकेट में कितना रखेंगे? कुछ भी नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ऐसा ही है, दो पॉकेट की तरह। देखिए, हाफ mv² एक पॉकेट, हाफ kx² दूसरा पॉकेट। इसने एनर्जी स्टोर की दो फॉर्म में। कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 1। ठीक है। अभी ये 1 जूल है, अगर वो पूरी की पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है तो उसकी काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आया कि नहीं? तो इसका और हाईएस्ट एनर्जी कब इसमें स्टोर कर सकता है? अभी के तो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन सा है? x। जब x मैक्सिमम होगा तभी हाईएस्ट एनर्जी होगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने जब x मैक्सिमम किया, when x is equals to maximum velocity is equals to 0। आप वो पेंडुलम के बारे में देखो, उसका भी हम ऑसिलेटर में जब पढ़ेंगे तब डिस्कस तो करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मैक्सिमम हो गई। हमने अभी वो स्प्रिंग वाला डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, लेकिन जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो मैक्सिमम स्ट्रेच पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी किसको दे दी? स्प्रिंग को सेक्रीफाइस कर दिया। सेम टू सेम यहाँ पे हुआ। तो अभी देखिए, एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/k होगा। अभी k की वैल्यू कितनी है? देखें, 0.5। k की वैल्यू है 0.5, तो मतलब कि 2/0.5 तो कितना हुआ? 4 हुआ। तो x² इक्वल टू 4 हुआ। तो x इक्वल टू क्या हो सकता है? प्लस और -2 हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल प्लस और -2 तक मैक्सिमम जाएगा और उसके बाद में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो वो पीछे मुड़ जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन है, अच्छी तरीके से देखना बच्चों। ये रिलैक्स्ड पोजीशन है। आप x इक्वल टू 0। अभी आपने उसको स्ट्रेच किया, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं। तो स्ट्रेच होके वो यहां तक गया। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस था वो कितना था? 2 मीटर। और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? मैक्सिमम। ठीक है। फिर कंप्रेस किया, कोचो 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 कोचो, तो कंप्रेस किया। कितना कंप्रेस किया? 2 मीटर। तो यहाँ पर भी x कैसा है? मैक्सिमम। देखो, आप ऐसा मत सोचना सर x तो मिनिमम हुआ ना। नहीं, x यहाँ से हमें देखना है बच्चों, ये दोनों सेम टू सेम है। मैंने भले ही ये थोड़ा सा कम ड्रॉ किया है। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये हो गया -2 और ये हो गया +2। समझ में आया कि नहीं आपको कुछ? ठीक है। और वो ऑसिलेट करेगा। अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो वो ऑसिलेट ज्यादा नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा?
तो वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, देखिए एक एग्जांपल। यहाँ पर देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी डील करने वाले हैं। A 1 kilogram block situated on the rough incline is connected to a spring of spring constant 100 Newton per meter as shown in the figure। दिख रहा है आपको? The block is released from the rest, मतलब कि जब उसको रिलीज किया गया तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकंड। विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, मतलब कि स्प्रिंग के पास भी कोई एनर्जी नहीं थी। समझ में आया? द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन। अच्छा, ब्लॉक कितना मूव किया? यहां तक ब्लॉक मूव किया, मतलब ब्लॉक कितना मूव किया? 10 सेंटीमीटर डाउन। ठीक है। द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, तो तब भी वो किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। ओके, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। एज्यूम दैट द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास एंड पुली इज अ फ्रिक्शनलेस। अच्छा, पुली के पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अभी देखिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है। अभी पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में भी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। ठीक है, अभी वर्क कौन कौन कर रहा है? ठीक है, ये जब नीचे आया उस टाइम पर उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, पहले वो हमें देखना है। एक फोर्स ग्रेविटेशनल, एक फोर्स स्प्रिंग फोर्स और एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। इन तीनों ने वर्क किया। ठीक है, अभी देखते हैं कितना कितना किसने किसने वर्क किया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। इस ब्लॉक पे कितना कितना वर्क हुआ देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स mg इधर लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये है mg। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये जो ब्लॉक है उसके बारे में मैंने बात की। ठीक है, अभी इधर ये अगर थीटा है, थीटा दिया है देखिए, तो ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा समझ में आ रहा है कुछ आपको? mg sin थीटा ने ही वर्क किया होगा। mg cos थीटा तो परपेंडिकुलर लगता है और नॉर्मल रिएक्शन भी हाँ वर्क कर रहा है, लेकिन उसका वर्क डन 0। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? तो mg sin थीटा, और वो कितना नीचे गया बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मतलब कि कितना? 0.1 मीटर। चलो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो गया। अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगता है? तो म्यू mg cos थीटा। याद करो, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n होता है, लेकिन 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 क्या? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ में आया? और म्यू और एन, एन इज इक्वल्स टू क्या है? mg cos थीटा। तो यहाँ पे मैंने लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो थीटा इज इक्वल टू 180 इसमें नहीं है, थीटा तो कितना है? 37 डिग्री है, लेकिन ये mg cos थीटा जो लग रहा है, म्यू mg cos थीटा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन वाला, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। और कितना मूव किया बच्चों? 0.1 मूव किया। कितना? 0.1। अभी स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ने भी वर्क किया, वो भी कितना? नेगेटिव में वर्क किया। ठीक है, किस में वर्क किया? नेगेटिव में। और वो कितना किया होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। अब बोलोगे सर एक्स कितना आया? कॉमन सेंस यूज करो, जितना ब्लॉक नीचे गया उतना 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एम, एम है क्या? इज एम गिवन? ब्लॉक रिलीज, ब्लॉक मूव्स 10 1 किलोग्राम ब्लॉक। बहुत अच्छी बात है। चलिए
तो m इज इक्वल टू 1 है, g इक्वल टू मैं 10 ले लेता हूँ। अभी साइन ये थीटा इक्वल टू 37, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 37। मुझे याद नहीं रहता, मुझे बार बार ये ड्रॉ करना पड़ता है। ये 3 4 5, तो यहाँ पे 37, यहाँ पे 53। मैं 53 को याद रखता हूँ तो इसलिए 37 याद रह जाता है। साइन 37 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। चलो ये तो मेरा काम हो गया, इंटू 0.1 माइनस, अभी म्यू कितना लिखा है या म्यू हमें फाइंड करना है। ओके, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, एम कितना ले लेता हूँ 1, जी कितना लेता हूँ 10, cos 37, cos 37 होगा 4/5। ओके, माइनस हाफ, अभी के की वैल्यू है 100, तो मैंने ले लिया 100, 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है। ओके, इज इक्वल टू 0। अभी ये 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 इंटू 0.1, तो 0.6 माइनस, अभी यहाँ पर 5 2 जा 10, तो 0.8 म्यू माइनस, यहाँ पर ये हो गया 0.5। ओके, चलिए, तो फिर 0.6 इज इक्वल्स टू 0.8 म्यू प्लस 0.5, therefore 0.1 is equals to 0.8 mu, therefore 1 upon 8 is equals to mu, therefore mu is equals to 0. अभी ये 1 upon 8 कितना होता है, 0.125 होगा, कितना होगा 1 upon 8, 0.125। समझ में आया। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप स्प्रिंग के एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से इसमें ग्रिप आए। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।